हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। कुल 3 वीडियो आ चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला है, परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। दूसरा है, केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है। तीसरा है, पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा है। और चौथा है, आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार क्या सत्य है कि पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा है? तीसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। पहला है, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। दूसरा है, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तीसरा है, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। और चौथा है, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। तो दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, क्योंकि गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। इसीलिए लड़कियां पढ़ाई को महत्व नहीं देती हैं, दलित और आदिवासी समाज की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? पहला है, अतिथि देवो भव। दूसरा है, जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तीसरा है, लैन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। और चौथा है, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। तो पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक विज्ञापन नहीं है। तो अतिथि देवो भव ये सामाजिक विज्ञापन है। लैन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। और पानी की प्रत्येक बूंद बचाएं, ये सामाजिक है। लेकिन जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो ये तो ग्राहकों को आकर्षित करने की एक टैगलाइन है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों की संख्या बढ़े। दूसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया। पहला है, हत्याएं। दूसरा है, भवनों को गिराना। तीसरा है, लैंगिक संवेदनशीलता। और चौथा है, पीने का पानी। तो एक ऐसे मुद्दे की पहचान करना है जो महत्वपूर्ण है लेकिन मीडिया उस पर ध्यान नहीं देती है, वह है पीने का पानी, पेयजल। चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। पहला है, शक्तियों का पृथक्करण। दूसरा है, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों को हटाना बहुत कठिन है। तीसरा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। और चौथा है, न्यायाधीशों का सेवाकाल कार्यपालिका द्वारा निश्चित किया जाता है। तो न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानना है। तो न्यायाधीशों का सेवाकाल कार्यपालिका द्वारा निश्चित किया जाता है, ये इसमें भिन्न है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में अतिरंजित किए बिना अपने स्वयं के व्यवसाय का विचार बनाते हैं। इसीलिए कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जो सरकार के किसी भी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होते हैं। उन्हें केवल महाभियोग की कठोर प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डीके बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? पहला है, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना। दूसरा है, स्कूलों में बच्चों को यौन अपराध से बचाना। तीसरा है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। और चौथा है, किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां। तो डीके बासु दिशा निर्देश किसके बारे में है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने, पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। तीसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था?
पहला है स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। दूसरा है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। और चौथा है समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। तो जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। दूसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, ये क्या मामला है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। एक व्यापारी सुभाष कुमार ने 2 लोहे और स्टील कंपनियों के खिलाफ दावा दायर किया कि उन्होंने कारखाने के कचरे को कीचड़ और घोल के रूप में पास के बोकारो नदी में फेंककर स्वास्थ्य जोखिम पैदा किया। कंपनी ने दावा किया कि उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का पालन किया था, लेकिन अदालत ने पाया कि 1957 के खान और खनिज अधिनियम के नियामक प्रावधानों के उद्देश्य से कोयला नहीं था और इसलिए कंपनियों की संपत्ति नहीं थी। कंपनियों ने उच्च न्यायालय के फैसले की अपील की और उसी समय सुभाष ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदूषण मुक्त पानी के आनंद का अधिकार भी शामिल है और जीवन के पूर्ण आनंद के लिए हवा भी शामिल है। तो आपको सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में इतनी जानकारी जरूरी है। दूसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? पहला है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल। दूसरा है अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। तीसरा है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना और चौथा है एक दूसरे के निकट, शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। तो पूछा गया है कि वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? तो अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। दूसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा या नहीं होगा। दूसरा है अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में। तीसरा है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। और चौथा है इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए। तो एक नए प्रकार को कार्य देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा, यानी असाइनमेंट को करके सीखने के संदर्भ में छात्रों से उनकी अपेक्षा के बारे में। तीसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। पहला है अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री का प्रयोग न करने के प्रति सचेत है। दूसरा, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। तीसरा है थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है। और चौथा है कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तो कौशल से परिपूर्ण और व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनना था। चौथा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। पहला है विषय आधारित कार्यों में। दूसरा है यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो। तीसरा है यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो। और चौथा है कक्षा अथवा घर पर समूहों में कार्य करने के लिए। उपर्युक्त विकल्पों में से कौन से 2 सही है? तो सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं विषय आधारित कार्यों में। पहला तो सही है। संग्रहण, पाठ्य सामग्री, ये गलत है। कक्षा अथवा घर पर समूहों में कार्य करने में। ए और डी सही है, यानी कि तीसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि पहला है ये उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है। दूसरा है उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। तीसरा है अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। और चौथा है उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं पर शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि
उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। चौथा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। पहला है कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुति करना। दूसरा है निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। तीसरा है सर्वेक्षण परियोजना और चौथा है विषय पर समूह में चर्चा। तो एक सर्वेक्षण परियोजना सबसे अच्छा है, तीसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर सर्वे प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया। पहला है लड़के और लड़कियों की सहशिक्षा के लिए। दूसरा है मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। तीसरा है विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए और चौथा है विकलांग बच्चों के विशेष स्कूल में पढ़ने के लिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था, तो विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। विकलांग की जगह पर दिव्यांग होना चाहिए यहाँ पर, तो दिव्यांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया। पहला है घटनाक्रम, दूसरा ग्राफ, तीसरा चार्ट और चौथा है कहानी बोर्ड। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह होगा कहानी बोर्ड यानी कि स्टोरी बोर्ड। चौथा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को पहला है सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। दूसरा है केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीके को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतर संबंध रखना चाहिए और चौथा है सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। तो इसमें जो आपका उत्तर है वही आखिरी विकल्प जो चौथा है वही हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए पहला है पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। दूसरा है स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। तीसरा है पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं विशेषता भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी होनी चाहिए और चौथा है क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाना चाहिए ताकि संघात्मक गणतंत्र को भावना को प्रोत्साहन मिले। इतने बड़े बड़े विकल्प हैं और क्वेश्चन भी बड़ा है भाई। पैडागोजी के क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं एसएसटी में। तो पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला है टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। दूसरा है प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। तीसरा है अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए और चौथा है ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकें। तो अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है जिससे पहला है विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। दूसरा है विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। तीसरा है शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों और चौथा है विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। तो तीसरा विकल्प उत्तर है शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। तीसरा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे पहला है भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इससे अधिक विकास में भूमिका को जाना जा सके। दूसरा है विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारी प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और चौथा है पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके।
तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इससे आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके। पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। पहला है ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद करने में सहायता करती हैं। दूसरा है मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो याद करने वाला तुरंत कट कीजिए। तीसरा है ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। और चौथा है ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो। तो इसमें जो तीसरा विकल्प उत्तर है ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य है, इसके फॉलोइंग का पूछा गया है। पहला विकल्प है योग निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना। दूसरा है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। तीसरा है आत्म संयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना। और चौथा है विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना। तो स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना दूसरा विकल्प उत्तर है। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है। पहला है बोध, दूसरा प्रयोग करना, तीसरा विश्लेषण और चौथा स्मरण। तो ये एनालाइजिंग है यानी विश्लेषण करना है, तीसरा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापकों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला है कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजनाएं बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। दूसरा है मूल विषयों में प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। तीसरा है विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें। और चौथा है नई विषय सामग्री को सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। तो कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। पहला है अनुरूपण, दूसरा है प्रतिपादक शिक्षण, तीसरा है निपुणता अधिगम और चौथा है संरचनात्मक प्रशिक्षण। तो प्रेरक अधिगम किस उपागम के विपरीत है। तो प्रतिपादक शिक्षण, या इसे ही वर्णनात्मक शिक्षण कह दे सकते हैं। तो दूसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। पहला है समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक शिक्षार्थियों के अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। दूसरा है चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थियों के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं। तीसरा है चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हूँ। और चौथा है अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है। पेडागोजी के क्वेश्चन लगभग समाप्त हुए। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन है। पहला है आकार, दूसरा प्रतीक, तीसरा दूरी और चौथा दिशा। तो कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है। तो जो आकार है ये मानचित्र का घटक नहीं है। दूरी, दिशा और प्रतीक मैंने आपको मानचित्र के बारे में पढ़ाया, तब मैंने आपको डिटेल में बताया भी था। दूरी, दिशा और प्रतीक ये मानचित्र के 3 घटक होते हैं, लेकिन आकार इसमें शामिल नहीं है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव यानी आनति कोण कितना है। पहला है 23 सही 1/2 अंश, दूसरा है 45 अंश, तीसरा है 66.5 अंश और चौथा है 90 अंश। तो अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव यानी आनत कोण कितना है 23.5 अंश, या 23 सही 1/2 अंश कह सकते हैं। अगला प्रश्न है जनपद पंचायत के अंतर्गत पहला है कई जिला परिषद होते हैं, दूसरा है कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, तीसरा है कई ग्राम सभाएं होती हैं और चौथा है कई ग्राम पंचायत होती हैं। तो जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायत होती हैं, चौथा विकल्प हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 ये दिए गए हैं।
एक ये ए है और एक ये बी है। लिखा है सामाजिक विज्ञापन वे है विज्ञापन है जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं, और दूसरा है सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसमें ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ये गलत है, ए सही है। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा पंजाब। तो कलमकारी एक प्रकार का हाथ से पेंट या ब्लॉक प्रिंटेड सूती कपड़ा है, और जो राज्य लोकप्रिय है वह है आंध्र प्रदेश। तीसरा विकल्प उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? पहला है कुषाण, दूसरा है पांड्य, तीसरा चेर और चौथा चोल। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है पहला विकल्प कुषाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम मार्ग को सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। इंग्लिश इसका नहीं लिख पाया है, माफ कीजिए। पहला है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। दूसरा है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रखरखाव के खर्चे के वे अपनी कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। तीसरा है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। और तीसरा है उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। तो सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया कि उनके कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। चौथा विकल्प हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? पहला है अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। दूसरा है अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। तीसरा है भुइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। और चौथा है अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। तो अहोम के विषय में जो एक तथ्य नहीं है कि वह कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था, ये अहोम के विषय में एक तथ्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैगियोग्राफी संबंधित है। पहला है संत के जीवनी लेखन से, दूसरा है संत के आत्मकथा लेखन से, तीसरा है शासक के जीवनी लेखन से और चौथा है शासक के आत्मकथा लेखन से। तो हैगियोग्राफी संबंधित है, ये संबंधित है संत के जीवनी लेखन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? पहला है सवाना, दूसरा स्टेपी, तीसरा है डाउन और चौथा पंपास। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर होते हैं। यह वनस्पति मध्यम से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बढ़ती है। घास बहुत लंबी, लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचाई में बढ़ सकती है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय मैदान है, तो सवाना पहला विकल्प हो जाएगा उत्तर। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और कौन कौन से हैं? सवाना, कैंपोस और शीतोष्ण पूछ लिए जाएं तो पंपास, प्रेयरी, वेल्ड, स्टेपी, डाउन। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, और दूसरा है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। तो दोनों ही सत्य हैं भाई, ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता? पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है जलाऊ लकड़ी और चौथा है कोयला। तो किसे जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता? फायरवुड यानी जलाऊ लकड़ी को। तीसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। लाखों साल पहले जीवित जीवों के मृत अवशेषों से जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो समय है वो डिटेल में पढ़ने का थोड़ी ना है कि आपको हर चीज अब डिटेल में बताई जाए। नहीं भाई, अब डिटेल में बताने का समय नहीं है। अब समय है कि जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? पहला है सुनामी, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा ज्वार भाटा और चौथा भूकंप। तो केवल तटीय क्षेत्रों में सुनामी कर सकती है विनाश, पहला विकल्प उत्तर है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है? पहला है सिलिका एवं लोहे से, दूसरा है निकल एवं एल्यूमिना से, तीसरा है सिलिका एवं एल्यूमिना से और चौथा है निकल एवं लोहे से। तो ये निकल और लोहे से बनी है, चौथा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण का कार्य का परिणाम है? पहला है विसर्प, दूसरा है चाप झील, तीसरा है जलप्रपात और चौथा है बाढ़कृत मैदान। तो कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? तो वह है बाढ़ का मैदान, चौथा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? पहला है 6 या उससे अधिक, दूसरा है 7 से अधिक, तीसरा है 2 और चौथा है 5 से अधिक। तो रिएक्टर स्केल पर यदि भूकंप की तीव्रता 5 से अधिक है तो वस्तुएं गिरने लगेंगी, आपको फील भी होने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक कला का चलन प्रारंभ हुआ? पहला है भित्ति कला, दूसरा है तैल चित्र, तीसरा है परिप्रेक्ष्य विधि और चौथा है लघु चित्र। तो तैल चित्र का चलन प्रारंभ हुआ ऑयल पेंटिंग का, दूसरा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थे। पहला है बौद्ध मठ, दूसरा है शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, तीसरा है कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल और चौथा है धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी। तो लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, दूसरा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी और चौथा है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो दोनों ही बातें सत्य लिखी हुई हैं, दूसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। ए और बी दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? पहला है फारसी, दूसरा हिंदी, तीसरा अरबी और चौथा उर्दू। तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के समय प्रशासनिक भाषा फारसी थी, पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे? पहला है वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, दूसरा है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, तीसरा है बौद्ध विद्वान और चौथा है बुद्ध की प्रतिमाएं। तो जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया, यानी आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति बोधिसत्व थे, पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? पहला है उनकी उम्र 25 से 70 के बीच होनी चाहिए, दूसरा है उनके पास अपना घर होना चाहिए, तीसरा है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए और चौथा है उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। तो चोल साम्राज्य में सदस्य बनने के लिए जो शर्त नहीं थी, तो उनकी उम्र 25 से 70 के बीच होनी चाहिए, पहला विकल्प उत्तर है। आयु सीमा जो थी वो 35 से 70 के बीच थी, तो पहला गलत है, गलत ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध क्यों किया गया? पहला है इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था, दूसरा है इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी, तीसरा है इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था और पुलिस को और अधिक अधिकार दे दिए थे और चौथा है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो 1919 में गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। इस अधिनियम को भारतीय सदस्यों के एकजुट विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से पारित किया गया था। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी अधिकार दिए, 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। अब मुख्य जो उद्देश्य था इसके विरोध का क्या था कि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही छीन लिया था, जो मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाना था, और पुलिस को और अधिक अधिकार दे दिए गए थे। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। पहला है अथर्ववेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है धर्मशास्त्र और चौथा है अर्थशास्त्र। तो चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है अर्थशास्त्र के नाम से। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो कौन सा भाग था जिसे गर्भगृह कहा जाता था? पहला है मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे। दूसरा है गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। तीसरा है वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। और चौथा है वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। तो गर्भगृह वह स्थान होता था जहां पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? पहला है स्टेपी, दूसरा है पंपास, तीसरा है वेल्स और चौथा है प्रियरीज। तो कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? तो वह है प्रियरीज। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रियरीज के रूप में जाना जाता है। चौथा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। पहला है पेसिकल्चर, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है सेरिकल्चर और चौथा है विटिकल्चर। तो विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है किस नाम से? पेसिकल्चर के नाम से। पहला विकल्प हो जाएगा उत्तर। और विकल्प लिखे हुए हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है? उद्यान की खेती और प्रबंधन की कला। सेरिकल्चर क्या है? रेशम उत्पादन या रेशम के कीड़ों का पालन। और विटिकल्चर क्या है? तो ये अंगूर की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरिंग जल संधि जल डमरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है। पहला है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, दूसरा है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर और चौथा है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। दूसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है। पहला है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। दूसरा है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और एक ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। तीसरा है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और एक ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। और चौथा है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। तो सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो इसीलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? पहला है प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, दूसरा है पक्षपातपूर्ण, तीसरा है तटस्थ और संवेदनशील और चौथा है मुश्किल। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? तटस्थ होनी चाहिए और संवेदनशील होनी चाहिए। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि पहला है इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है, दूसरा है पुस्तकों में वर्णित है उसी प्रकार के हैं, तीसरा है यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है और चौथा है विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना चाहिए। तो लोकतांत्रिक संस्थानों पर परियोजनाएं की जा सकती हैं यह दिखाने के लिए कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। पहला विकल्प होगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। पहला है ग्रेड का निर्धारण करना, दूसरा है प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन और चौथा है विद्यार्थी के सीखने का सारांशीकरण। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन, तीसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। आकलन अधिगम की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से जानकारी एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। आकलन दो प्रकार के होते हैं, योगात्मक, रचनात्मक, तो ये भी याद रखना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? पहला है ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना, दूसरा है विभिन्न मात्राओं की तुलना करना, तीसरा है समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना और चौथा है एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना। तो वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए। तीसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर।
तो 60 प्रश्न लिए हैं, 60 में से आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो एक बार समय निकाल कर ज़रूर देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।